तरबूज का फल वो टीके का डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया, असल हकीकत क्या है? तरबूज एयर टाइट होता है बिल्कुल। अगर आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे ना, वो उस प्रेशर से पानी को वापस फेंक देगा। खरबूजा जो है हमारे गुर्दे के लिए बहुत कमाल का तोहफा है अल्लाह पाक की तरफ से। मुर्गी कमनियों का सूप जो है ये तो सुपर टॉनिक है। चीनी तो इसको सफेद जहर कहते हैं। हम चीनी छोड़ के मैदा खा रहे होते हैं कि नहीं आया तो मीठा नहीं ना, तो वो उससे ज्यादा नुकसानदेह होता है। आज हमारे बच्चे जो हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक के शौकीन है, इसी उनकी हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेता है। ये कंज्यूमर कोर्स मैंने बनवाई, पंजाब फूड अथॉरिटी मैंने बनवाई। केचप आपके देन में आती है तो टोमेटो केचप देन में आती है, तो पता चला कि उसमें टमाटर की जगह पे गाजर की पल्प है। बनास्पति घी है वो नहीं खाना, उसमें कास्टिक सोडा डालते हैं। जायद साहब ने पूछा ओए मिलावट करना की रेशो रखना, कहता सर 50-50। कहते 50-50 का की मतलब, कहते जी एक मझ तो एक मुर्गी। जो ऑलिव ऑयल है ये कुकिंग पर्पस के लिए नहीं है। आज अगर कोई दूध में पानी मिला रहा है ना, तो आप उसको ईमानदार समझिए। इसमें फार्मोलिन भी डाली जाती थी जो लाशों को हनूत करने के काम आती थी। आमों के साथ ये है कि इसको वेल्डिंग वाले मसाले से पकाया जाता है। कब तक गोश्त को फ्रीज कर सकते हैं आप? एक तो जब आपने फ्रीजर में रखना है तो इसको हमेशा फ्रीजर के निचले खाने में रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने दावत दी है मोहसिन भट्टी साहब को। आप इनको देखते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी। इनका अपना यूट्यूब चैनल माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, और ऐसे चैनल्स की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जहाँ पर बताया जाए कि हमारे मुल्क में वैसे ही बड़े मसाइल हैं, सेहत के, मिलावट इतना बड़ा मसला है। तो ये जनाब एक पब्लिक सर्विस फ्राहम कर रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आज इनसे वक्त लेते हैं और इसी तरह की टिप्स और बहुत सी बातों के बारे में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। मोहसिन भट्टी साहब ये बताइए कि एक तरबूज का फल जो गर्मियों में बड़ा अवेलेबल और चलें जी सबका पसंदीदा भी, कि गर्मी का ज़ोर भी उससे टूट जाता है, उसमें भी पता लगा जी वो टीके का डॉक्टर साहब ने शुरू कर दिया और एक इतना बड़ा हंगामा बन गया। उन्होंने, किसानों ने कहा जी हमारा कसूर है। वो दिखाने लग गए कि देखिए ये रंग लाल सुर्ख कैसे हो सकता है, इंजेक्शन लगा के हो सकता नहीं हो सकता। असल हकीकत क्या है? उसामा भाई बात यह है कि जितना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म होता है ना, उतने ज़्यादा, उसका मतलब ये है कि उतने ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, उतने ज़्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं, उतनी ज़्यादा आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, उतना ज़्यादा आपने मुतात होना है कि आपके प्लेटफॉर्म से कोई गैर मुस्तनद बात ना जाए। ठीक। तो ये हमारे दोस्त जो हैं उनको एहतियात करनी चाहिए थी। अब आ जाएँ तरबूज़ की तरफ कि तरबूज़ जो है, तरबूज़ एयर टाइट होता है बिल्कुल। अगर आप उसको इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो वो अंदर जो पानी है 97% तो उसमें पानी है। तो आप बाहर से पानी इंजेक्ट करेंगे, वो अंदर वाला जो प्रेशर है, क्योंकि और तो उसमें सुराख ही कोई नहीं है, वो उस प्रेशर से पानी को वापस फेंक देगा। ठीक। उस रंगदार पानी आप इंजेक्ट करेंगे जी, तो वो तो पानी बाहर फेंक देगा। आप देखें, वो आप थोड़ी देर रखें उसे, वो उसमें से बाहर पानी टपक रहा होगा, और कई दफ़ा तो एक प्रेशर के साथ बाहर पानी आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब तरबूज तैयार हो जाता है तो तरबूज की लाइफ होती है तैयार होने के बाद अगले 3-4 दिन में उसने कंज्यूम होना है। इसको पकने से एक दर्जा पहले जो है वहाँ खेतों से उतार लिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रिटेलर के पास 1-2 दिन स्टे करना है, तो वहाँ पे ये पक जाए कुदरती अमल के ज़रिए, लाल हो जाए, और उससे ज़्यादा पड़ा रहेगा तो गलना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर इसको इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उस इंजेक्शन से ये अगले 4-5 घंटे में ख़राब हो जाएगा। आप अगर इसको यानी इन्फेक्टेड हो गया ना, आप सुई लगा दी आपने, अगर आप एक तरबूज को खाली काटी लगवा के 4-5 घंटे बाद रखें तो आप देखेंगे तरबूज गल जाएगा। तो बात यह है कि वो किसान या वो फल फरोश वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसने उस फल को जिसकी लाइफ 4 से 5 दिन थी उसको 4 से 5 घंटे में उसको ख़राब कर ले। तो ऐसा नहीं है इस तरह से किया जा सकता, मुमकिन नहीं। उसके बाद यह है कि आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है कि जिसका छिलके का रंग भी लाल हो? नहीं, कभी नहीं खाया। बिल्कुल, वो तो सफ़ेद रंग का एक होता है। तो आप तरबूज के अंदर कौन सी ऐसी चिप फिट है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है कि जो उसे कहेगी कि सिर्फ गूदे तक महदूद रहना, छिलके तक रंग नहीं फैलना? कैसा मुमकिन है? नहीं। तो ये बस ऐसे ही सिर्फ हम व्यूज़ के लिए बहुत कुछ कर देते हैं जी। कोई फल ऐसा है जिसमें इस तरह से मिलावट हो सकती है? अच्छा, खरबूजे में होती है। खरबूजे को लगता है और गरमे को लगता है। उसकी वजह क्या है? जो तरबूज को जो लगना है वो लाल रंग का लगना है, खरबूजे का और गरमे का जो गूदा है वो भी सफ़ेद है, छिलका भी सफ़ेद है। उसको जो इंजेक्शन लगना है वो स्क्रीन का लगना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का लगना है, वो ट्रांसपेरेंट है।
उसने कहीं निशान नहीं छोड़ना। आप कई बार खरबूजा खाएं या गर्मा खाएं, आपने आजमाना है कि उसकी जो काश है वो एक साइड से फीकी होगी और एक साइड से मीठी होगी। अच्छा, ठीक है, और जिस साइड से मीठी होगी उस साइड से जरा पिलपली भी हो रही होगी, क्योंकि वो गलना शुरू हो जाती है। हाँ जी, ये देखा मैंने। ठीक है, ये क्या गर्मा ठीक था, हाँ, इतना गला हुआ क्यों है? इतना गला हुआ क्यों है? बाकी साइड, और जिस साइड पे सख्त है उधर फीका है, ये आपने नोट करना है। तो अब उसकी वजह यह है कि जब उसको इंजेक्शन लगाया गया तो फिर वो उसने उस साइड से गलना शुरू हो गया, उसने जल्दी अब निकालना है उसको। और वो पकड़ाई इसलिए नहीं देता कि वो ट्रांसपेरेंट है। तरबूज को लाल रंग का लगाएंगे तो पकड़ाई दे देगा। ठीक, तरबूज के लिए आपका जो प्रायोरिटी होती है वो लाल होना होती है, मीठा होना नहीं होती। खरबूजे और गर्मे के लिए आपकी प्रायोरिटी मीठा होना होती है। वो लिख के लगाता है शर्तिया मीठे ने बाबूजी, शर्तिया मीठे तभी हो सकते हैं कि जब उन्हें आप कीते हो। ठीक, तो इसकी पहचान यही है, ला के ही पता लग सकेगा, उसके बाद आइंदा आप वहां ना खरीदें। हाँ, यही है। आगे ना खरीदें, वैसे तो देख के नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। उसके लिए बेहतरीन खरबूजा जो है हमारे गुर्दे के लिए बहुत कमाल का तोहफा है अल्लाह पाक की तरफ से। इसका छिलका, इसके बीज, इसकी जड़ें, इसका गूदा, हर चीज़ हमारे लिए बहुत कीमती है। तो खरबूजा जो है आप फीका प्रेफर कर लें, मीठे पे ना जाए। सही, ठीक, कुछ घर लाके कुछ शक्कर वगैरह उसमें डाल लें, अगर फीका ही आ गया तो वैसे ही करना है। तो अगर आप ज्यादा जुबान के चस्के आपको मजबूर कर रहे हैं, या बच्चे तंग करते हैं तो थोड़ा इस तरह कर लें। आप अफादियत के लिए खाएं, फीका खा लें, लेकिन मीठे का इसरार ना करें, जिद ना करें। ठीक, आपने कहा कि मुर्गी के पंजे हमारे यहाँ तो फेंक दिए जाते हैं, तो आपने कहा कि उसकी तो बहुत ज़्यादा अफादियत है, मुर्गी के पंजों का सूप। जी, ये क्या है? मुर्गी के पंजों का सूप जो है, देखें इसको सिर्फ अच्छी तरह धो लें, और इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, और फिर यह है कि ये हमारी जो मेजॉरिटी है आवाम की, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा टॉनिक है, ये तो सुपर टॉनिक है। इसने इतना उनको ताकत दे देनी है, इतनी एनर्जी दे देनी है, इतनी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देनी है उसने। हमें अंदाज़ा ही नहीं इसका, हम तो फेंक देते हैं ना। और अच्छा, फिर एक और चीज़, मुर्गी की कलेजी नहीं खानी आपने। जो ब्रॉयलर मुर्गी है उसकी कलेजी नहीं खानी आपने। अच्छा, उसको जो एंटीबायोटिक की हैवी डोज दी जाती है वो सारी उसकी कलेजी में डिपॉजिट होती है। अच्छा, ठीक, बाकी ब्रॉयलर भी कुछ लोग कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अब उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, उसको हम अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। अगर आज ब्रॉयलर ना हो तो मटन हम 5,000 रुपये किलो भी ना ले सकते जी, इसी ने उसका रेट कंट्रोल कर रखा है। तो उसमें यह अगर यूज़ करना है ब्रॉयलर, हाँ करना है, तो उसकी कलेजी ना खाएं। देसी हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक, वो तो जिसके 1 मिलियन ज़्यादा सब्सक्राइबर हो वो कर सकता है। ठीक, अब तो उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है वैसे, लेकिन उसकी आप कलेजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सही देसी हो। देसी की आप कर सकते हैं, देसी कर सकते हैं। चीनी के आप इतना ज़्यादा खिलाफ क्यों हैं? देखें, चीनी जो है, चीनी तो इसको सफ़ेद जहर कहते हैं। बल्कि आपको एक और चीज़ बताऊं, हम नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट बनने से बचना चाहते हैं, या जो डायबिटिक पेशेंट है वो चीनी से परहेज़ करते हैं जी, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बिस्किट खा लेंगे जी, वो नान रोटी खा लेंगे। हाँ जी, ठीक, चीनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 65। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ होती है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होती है कि आपको जो शुगर करवाने की, शुगर में मुब्तला करने की जो ताकत रखती है उसकी चीज़, वो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज में होती है, जिसकी 100 होती है। तो अब चीनी की होती है 65, क्योंकि कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर तो फिर हमारे खून में शामिल होगी जी, तो ग्लूकोज तो फ़ौरन खून में शामिल हो जाएगा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो चीनी का होता है 65 और मैदे का होता है 85, 85। हम चीनी छोड़ के मैदा खा रहे होते हैं कि नहीं नहीं यार तो मीठा नहीं ना, तो वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स तो मैं तो इसके हक में हूँ ही नहीं। अच्छा, आप, ये मार्बल का फर्श है, आप इसके ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दें जी, वो कहते हैं सफाई हो जाती है उससे। हाँ, सफाई हो जाती है। ठीक है, ये सफाई और कौन सी चीज़ करती है जी? वो तो समझे जहर ही होता है, जो एसिड होता है, इस तरह की चीज़ें जो सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं बच्चों की पहुंच से दूर रखें जी। अब यहाँ पे आप उसको गिरा दें जी, और थोड़ी देर को 2-4 मिनट गिरा रहने दें, उसके बाद आप वाइप आउट करें तो आप देखें कि उतने पैच का कलर बाकी फर्श से मैच नहीं करेगा जी। वो अगर पीला है तो वो सफ़ेद नजर आएगा, सारी सफाई हुई होगी। इससे कमोड बड़ा अच्छा साफ हो सकता है।
अंदाजा लगे, ठीक है, और वो हम अपने अंदर उंडेल रहे जी हैं। अपने अंदर उंडेल रहे हैं। फिर उसमें आप चीनी की मिकदार देखें कितनी ज़्यादा है, 10-10 चम्मच तो चीनी है। और हमारे यहाँ हर जी, कोई और इस्तेमाल हम उससे करता फिर साथ दूध सोडे भी पी रहे हैं, वो दूध की भी सारी कैल्शियम खा जाएगा, वो हम उसे मुसलसल लेंगे। आप देखें कि आज हमारे बच्चे जो हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक के शौकीन हैं, वो ज़रा सा भी गिरते हैं, साइकिल से गिर जाएं, खेलते हुए गिर जाएं, उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसे ही क्यों हो जाती है? उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, उनको ये उनकी हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेता है। तो हुकूमतें फिर करती क्यों नहीं कुछ, इनको बैन करें या एक मकदार ख़ास तौर पर कहें कि जनाब ये आपको इसकी मकदार इस तरह रखनी होगी चीनी की या इन मामलात की जो इतने नुकसानदेह हैं सेहत के लिए। वो इसकी मेरा ख्याल है शायद कड़वाहट ही काबू नहीं होती, उसके लिए चीनी ज़्यादा डालनी पड़ती है, पता नहीं क्या इसकी रेसिपी है, क्या फार्मूला है, लेकिन बहरहाल लेकिन शायद इंडस्ट्री इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है कि कोई भी मुल्क इसके आगे नहीं इस तरह से खड़ा हो सकता। बल्कि हमने एक बार एक बड़ी कंपनी थी, तो मैंने उस वक्त आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मुशर्रफ साहब का दौर था, और मैंने उस वक्त ये कहा कि इनकी जो कंपनी है ना, जाली बोतलों की तैयारी में इनकी कंपनी का अमला भी इन्वॉल्व है। अच्छा, जब मैंने ये कहा तो उधर थरथली बच गई। अब मेरे साथ जो फूड के लोग थे तो वो तो बेचारे मुअत्तल हो गए कि तुसी नाल बह के तुसी भी हाँ मिलाई भट्टी साहब दी, वो बेचारे मुअत्तल हो गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी साड़ी नौकरी नहीं जाती, क्योंकि हुआ ये कि वो जो कंपनी के जो CEO थे उन्होंने मुशर्रफ साहब से बात की थी, तो मुशर्रफ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तारिक अजीज साहब, उन्होंने DC लाहौर को बुला लिया जी कि ये क्या हरकत है जी। अब उस नीचे वाला आमला बेचारा मुअत्तल, और वो मुझे कहें कि भट्टी साहब तुसी उन्होंने क्या है, तो इन साबित की मैं करिए, मैं क्या साबित करेंगे जी। मैंने मुझे पता था कि कहाँ पे 2 नंबर जो बन रही हैं, उधर अंदर बंदा था, उसको मैंने कहा, उसने क्या किया कि हर क्रेट के नीचे एक मखसूस निशान लगा दिया। अब वो कंपनी का ट्रक था, वो जाता है, वो उसमें अगर फ़र्ज़ किया 300 क्रेट लोड हुआ है, उसमें से जब 100-150 निकल जाना है ना, तो उसने एक तंग गली में घुसना है, उस जगह पे जहाँ पे जाली बनती हैं, और वहाँ से उसने 2 नंबर बोतलें अंदर रख लेनी है। अब वो जाके जिनको देता है दुकानदारों को, वो कसम दे सकते हैं कि ऐसी तो कंपनी वाले को लिया, हाँ जी, कंपनी की गाड़ी आ रही है, उनका ट्रक आ रहा है। तो मैंने फिर वो उसकी रैकी करवाई, सारा प्लान करवाया। जैसे ही वो उसमें लोड हुआ, हम उसका पीछा कर रहे थे, हमने माल रोड पे उसको रोक लिया। माल रोड से वो जो सड़क जाती है ना मुस्लिम लीग हाउस की तरफ जी, तो उसकी साइड पे हमने रोका, इनको भी बुला लिया, DC साहब को भी बुला लिया, कंपनी के नुमाइंदों को बुला लिया। हमने कहा जी चेक करो, ए सारा तुहाडा माल है? उन्होंने कहा साडा है। मैं कहा वेख लवो, चेक करो। जब उन्होंने सारे क्रेट निकाले, मैंने कहा जी ऐस निशान वाले वेखो, मैं कहा जी यह भी चेक करो तुहाडे ने? उन्होंने कहा जी साडे नहीं। मैं कहा जी पूछो। अब पता क्या था कि वो ट्रक पे 3 लोग थे, एक सेलमैन, एक ड्राइवर और एक लोडर। वो 3 लोग मिली भगत करके तो वो चलाए जा रहे थे। इसी तरह आपको कभी कोई थ्रेट मिले या किसी ने ऑफर की पैसों की कि भाई ये ना चलाना, ये ना करो, पैसे ले लो? बहुत, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। थ्रेट भी बहुत आए और ऑफर्स भी बहुत आई। जितना बड़ा नाम होता है उतनी बड़ी ऑफ़र, उतना बड़ा थ्रेट। और फिर उसके बाद जब ये मौके पे हम नहीं मानते थे, तो फिर उसके बाद आ जाता था कि अच्छा चलो इनू नेट पे ना लाना, ठीक है। उसके बाद जब नेट पे भी चढ़ गया तो प्लीज़ ला दो। जब वो कहीं पे भी नहीं माने, फिर अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, फिर उसके बाद पीछे। ख्याल कैसे आया इस तरफ आने का, और कि ये चीज़ काम किए जाएँ, लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए, मिलावट कहाँ है, ख़राबी कहाँ है? हुआ ये कि मेरे एक दोस्त हैं सुहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब, बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेंटोर भी हैं, उस्ताद भी हैं। उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ एक्सप्लोर की थी, ये टैलेंट एक्सप्लोर किया था कि तू ना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज तक कंज्यूमर राइट्स के बारे में काम नहीं हुआ, 2003 की बात है। हाँ जी, अभी तक उतना नहीं हो रहा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इस पे काम होने वाला है। उन्होंने मुझे घर से पिक करना, हमने किसी रेस्टोरेंट बैठ जाना, कई घंटे का लेक्चर देना, उन्होंने मुझे पढ़ाना। और फिर जब मेरी तैयारी हो गई तो फिर मैं परवेज़ लाई साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, मैं उन्हें जाके मिला, उन्हें जाके प्रेजेंटेशन दी, रिक्वेस्ट की, बार बार मिला, उन्हें मेरी बात समझ आ गई। तो 2005 में हम कामयाब हो गए पंजाब असम्बली से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवाने में। वाह। और उसके बाद फिर नोटिफाई होना था, फिर कोर्ट बनी थी। फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बनी थी पाकिस्तान की, और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया था। अच्छा, तो ये कंज्यूमर कोर्ट्स मैंने बनवाई, पंजाब फूड अथॉरिटी मैंने बनवाई। तो कंज्यूमर कोर्ट में पहला केस दायर किया। उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ केसेस हम कंज्यूमर्स को रिलीफ लेके देते रहे। उस दौरान हमने एक बड़ी कंपनी की जैम चेक करवाई। अच्छा। वो जब जैम चेक की तो उसमें रेगुलर जैम में और डाइट जैम में शुगर की मिकदार एक जितनी थी।
हमने कहा तो डायबिटिक पेशेंट को मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। फिर हमने कहा कि ये तो बंदे, ये तो 2 नंबर लोग हैं। हमने उनकी कैचअप चेक की तो उसकी, अब कैचअप आपके देन में आती है तो टोमेटो कैचअप देन में आती है। जी। तो पता चला कि उसमें टमाटर की जगह पे गाजर की पल्प है और टेस्ट टमाटो का आ रहा है। वो तो फ्लेवर से आ गया ना, रंग और फ्लेवर, ठीक है। और गाजर वाली पल्प के केस में रंग भी कम डालना पड़ा। अब वो उन्होंने अब उसको उन्होंने कवर कैसे किया हुआ था कि हम पकड़ाई भी ना दें, कानून की गिरफ्त से भी बच जाए। उन्होंने उसके इंग्रेडिएंट्स में वेजिटेबल पल्प लिख दिया था। अच्छा। ताकि लोगों को समझ ना आए कि गाजर की पल्प होती है तो वो भी टमाटर भी पल्प है, वेजिटेबल है। तो ये उन्होंने कवर कर लिया। अब फिर हमारे एंटीनाज खड़े हो गए। हमने कहा तो इसमें तो बड़ा आगे मसाइल है, इसको तो आज तक किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। फिर मैंने एक और कंपनी की कैचअप चेक की, उसमें ना टमाटर की पल्प ना गाजर की पल्प, उसमें आलू की पल्प निकली। कमाल। अच्छा, फिर उसके बाद हमने तीसरे ब्रांड को चेक किया, उसमें ना गाजर ना आलू ना टमाटर, उसमें स्टार्च निकली। ये जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं अरारोट, वो निकली। तो ये लोगों की जानों से खेलते हैं, कोई इनको ख्याल नहीं आता, कोई खौफ नहीं आता। मरना भूल गया मैं। आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं, क्या करते हैं इस पर, कितना अमल कर पाते हैं? क्योंकि हर जगह तो फिर अब चीज़ें मिलावट हैं, तो फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले तो ये बताएं नहीं खानी चाहिए, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें अच्छी सेहत के लिए, स्मार्ट होने लोगों को। अब ये है कि जी मेरा वज़न बढ़ रहा है, हर एक को बीमारियां लाहक हो रही हैं, कोई हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो बड़ा किलर है पाकिस्तान में वो ये दिल के अमराज है। तो किस तरह बच सकते हैं हम? कौन सी चीज़ें जो हमें निकाल देनी है अपनी खुराक में से या एहतियात करनी है? उसामा भाई, मैं तो चूँकि ये जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ, अब तो मामला बहुत बेहतर हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही है और अल्लाह के फजल से इस वक्त हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक करा दी माशाल्लाह। और बाकी आ जाएं कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी। हाँ, जैसे बनास्पति घी है वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है। बनास्पति घी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक। कुकिंग ऑयल पे जाएं, और कुकिंग ऑयल में भी आपने ये करना है कि कोशिश करें कि सरसों के तेल पे चल जाए। अच्छा, आपने ना कभी नोट करें कि अगर कॉर्न ऑयल है, आपने फ्रेश कॉर्न लिए, उसकी क्रॉप आई है, आपने उसके तेल निकलवाया, तो उसका आज जो तेल होगा वो बड़ा गोल्डन से कलर का, बड़ा फ्रेश रंग होगा। अच्छा। वो पड़ा रह गया, उसमें तेल का कंटेंट भी कम होएगा, वो 3 महीने बाद उसका कलर डार्क हो जाएगा। सोयाबीन, सनफ्लावर जो है ना, और कैनोला वगैरह, जो फ्रेश क्रॉप का कलर है 3 महीने बाद वो नहीं रहना, 6 महीने बाद और डार्क हो जाना है, साल बाद और डार्क हो जाना है। फसल तो साल में एक बार आनी है, तो सारे साल का स्टॉक करना है ना इन ऑयल कंपनियों ने। सही। तो ये सारे साल एक ही जैसा रंग कैसे मेंटेन करते हैं? कभी सोचा? क्या क्या पता नहीं डालते होंगे उसमें, कास्टिक सोडा डालते हैं, उसमें स्पेसिमन बना लिया कि जी ये हमारा स्टैंडर्ड कलर है। अब इसकी बोतल अपने पास रख ली, फ्रेश क्रॉप में आई, उसका तेल इस रंग का मैच किया, जब महीने बाद क्रशिंग की, 2 महीने बाद की, उसका रंग डार्क हो गया, उसमें कास्टिक सोडा या ब्लीच डाला, उसका रंग फिर इसे मैच किया। तो कई लोग ऐसे करते हैं। फिर आपने जो ऑयल लेना है, ऑयल आपने ये देखना है, अव्वल तो आप जो सरसों का तेल लेंगे उसमें कोई उसमें कोई कास्टिक सोडा नहीं होएगा। अच्छा। कोल्लू से निकला हुआ आम तेल लें, कोई केमिकल के बगैर लें, वो उसमें केमिकल तो नहीं होएगा। उसको लेके खुद घर पे उसको फिल्टर कर लें, आप टेस्ट डेवलप कर लें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है इन बाजारी कुकिंग ऑयल्स की निस्बत। ठीक, मैं अपने घर में यूज़ करता हूँ। बहुत खूब। ठीक। उसके बाद दूसरा काम, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो लें ना, आप उसमें ये लें कि ब्लेंड ऑफ कुकिंग ऑयल पे नहीं जाना आपने। ठीक। इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़ने हैं, जिस पे खाली कुकिंग ऑयल लिखा होगा ना, उसको आपने कोशिश करनी है कि ना लें। उसके आपने अज्जा पढ़ने हैं, उसमें वो क्या लिखेंगे कि इसमें सपोज कैनोला लिख देते हैं या सनफ्लावर लिख देते हैं, प्लस उसमें पाम ऑयल लिख देंगे, ठीक है, प्लस उसमें सूरजमुखी लिख देंगे, कुछ भी ऐसा लिख दें, ब्लेंड ऑफ दीज ऑयल्स वो लिख देंगे जी। अब उसमें उसकी परसेंटेज नहीं लिखेंगे। ठीक है। ठीक। मिसाल के तौर पे एक बंदा था, उसको जज साहब ने पूछा, उस पर इल्ज़ाम था कि वो उस वक्त मुर्गी महंगी होती थी तो बीफ सस्ता होता था, वो शामी कबाब बनाता था और उसमें चिकन के शामी कबाब करके बेचता था और उसमें भैंस के गोश्त की मिलावट करता था। तो जज साहब ने पूछा, ओए मिलावट करना? कहता जी सर।
की रेशो रखना। कहता सर 50-50। कहते 50-50 का की मतलब? कहता जी एक मझ ते एक मुर्गी। ठीक है जी। तो अब जब आपने परसेंटेज नहीं लिखनी तो क्या पता चलेगा कि आपने उसमें कितने परसेंट डाली है जी, कि आपने पाम ऑयल ज़्यादा डाल दिया। और यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो सोप ग्रेडेड करते हैं, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं होता और वो सस्ता पड़ता है। यहाँ का जो है आपने कैनोला का आप घर पे निकलवाएंगे वो आपको महंगा पड़ेगा इस कुकिंग ऑयल से, लेकिन वो हेल्दी है आपके लिए। ठीक है, कम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन जी अच्छा तो करें ना, अच्छा करें। वही आप बीमारियों पे लगा देंगे जी, आप देसी घी इस्तेमाल करें। ठीक, अच्छा आपने जब कुकिंग ऑयल ब्लेंड वाला नहीं करना, फिर आपने उस पर काट लेना है कि सबसे बेहतर आप ये काट लें कि किसी भी ब्रांड का फिर कैनोला ऑयल ले लें। ठीक है, ठीक, वो खालिस कैनोला तो होगा ना, उसमें ब्लीच का इम्कान हो सकता है, ठीक, लेकिन वो फिर भी बेहतर है। हाँ, फिर भी वो जो पाम ऑयल से तो बेहतर है। ठीक, और फिर उसके अलावा अगर आपको देसी घी की सहूलत मैसर है तो देसी घी जैसा तो ऑलिव ऑयल भी नहीं है। अच्छा जी, ऑलिव ऑयल से भी बेहतर जी, है? क्योंकि जो ऑलिव ऑयल है ये कुकिंग पर्पस के लिए नहीं है। ऑलिव ऑयल की आप सिर्फ टॉपिंग करेंगे, ऑलिव ऑयल में आप फ्राइंग नहीं कर सकते, कुकिंग नहीं कर सकते। इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है बड़ा लो होता है, ये थोड़े से टेम्परेचर पे ये तो अपने बॉन्ड तोड़ देगा, ज़ाया फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, फादियत ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो ऑलिव ऑयल है, हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो मालिश वाले तेल को ऑलिव ऑयल समझ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं जी ऑलिव ऑयल मिल रहा है बस ठीक है। ऑलिव ऑयल जो है ना 3 ग्रेड के दस्तियाब होते हैं, कि एक होता है वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल, एक वर्जन ऑयल होता है और एक पोमेस ऑयल होता है। ठीक, अच्छा। अब होता ये है कि जब ऑलिव की क्रॉप आई तो जो फ्रेश क्रॉप है उसको अगले 24 से 48 घंटे के दौरान अगर उसे कोल्ड प्रेस करके दबा के उसमें से तेल निचोड़ लिया जाए तो वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल है। अगर उसको 48 घंटे से ज़्यादा हो गया, उसके बाद चाहे महीना हो गया, वो कोल्ड स्टोर में रख छोड़ा, बाद में निकाला, तो वो अब एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल नहीं है, वो वर्जन ऑयल है। एक फ्रेश फल में और बासी फल की ग़िज़ाइयत में, न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क है। ठीक, उसके बाद जो उसका फोक बच जाएगा, उस फोक के अंदर भी हल्का सा तेल होता है जो मशीन इतना नहीं दबा सकती कि वो निकले। वो क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल या इस तरह का कोई और केमिकल डालते हैं। वो सारे उसके तेल को अपने साथ निचोड़ के छानने में से नीचे बैठ जाएगी, छानने में ऊपर फोक रह जाएगा। आप वो छानना हटाएंगे, उसको खुली जगह पे रखेंगे तो उसमें से अल्कोहल या ईथर या जो भी उसमें केमिकल डाला होगा वो हवा में तहलील हो जाएगा, नीचे जो तेल बचेगा वो पोमेस ऑयल है। अच्छा, ठीक, और यहाँ लोगों को पता नहीं है। और फिर इससे भी ज़्यादा इसमें जो एक बड़ी इसमें जो ज़्यादती की जा रही है वो ये होता है कि एक ऑयल होता है उसको ज़ीरो ऑयल कहते हैं। उस ज़ीरो ऑयल की अपनी ना ही कोई स्मेल होती है, ना फ्रेगरेंस होती है, ना जायका होता है, ना उसका कोई उसका रंग होता है जी। उसको जिस चीज़ में डालेंगे वो वैसा हो जाएगा जी। वो वाला जो ज़ीरो ऑयल है वो सस्ता मिलता है, वो ऑलिव ऑयल में डाल के तो उसकी मिकदार बढ़ा लेंगे जी। तो इसलिए यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ऑलिव ऑयल के साथ ज़्यादातर के साथ जी हो रहा है। तो सबसे अहम चीज़ है ऑयल का, आपने कहा है कि इस्तेमाल ध्यान से करें। जो चीज़ें देखें, अगर हम ग्रेडिंग करें तो टॉप ऑफ द लाइन देसी घी है। ठीक है, देसी घी के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जो सरसों का तेल है। सरसों के तेल के बाद फिर आपने कुकिंग ऑयल पे आना है तो उसमें कैनोला को प्रेफर करें। ठीक, और जो ऑलिव ऑयल है अगर आपको अच्छा खालिस 1 नंबर मिल रहा है तो उसको आप टॉपिंग करें बस। ठीक, ये है। और मजीद खुराक में से किस चीज़ का हमने ख्याल करना है बुनियादी? सबसे ज़्यादा तो ऑयल का हमने कर लिया जी। उसके बाद आ जाए दूध। दूध में तो सबसे ज़्यादा मिलावट। दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट। इसका कैसे हमें पता लगेगा? अच्छा, ये मैं अर्ज़ कर दूं कि मोहसिन भट्टी साहब का अपना चैनल है यूट्यूब पर, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी करें और उधर जाकर रेगुलरली वीडियोस देखा करें, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो उसके लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा काम मोहसिन भट्टी साहब कर रहे हैं और ऑथेंटिक कर रहे हैं, ऑथेंटिक कर रहे हैं। 2 नंबरी कोई नहीं है उसमें कि जी कोई व्यूज़ आ जाएंगे, फलां आ जाएगा। तो ये बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें। जी मोहसिन साहब, शुक्रिया। दूध, अब दूध में ये ना एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है। आपको याद है कि शुरू में दूध में जो मिलावट थी पानी की होती थी जी। आज अगर कोई दूध में पानी मिला रहा है ना तो आप उसको ईमानदार समझ लें, सिर्फ पानी अगर मिला रहा है
वो पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर, फिर इसका मतलब है। उसके बाद इससे मिलावट जब आगे बढ़ी तो एक दौर आया कि उसमें यूरिया भी डाली जाती थी, उसमें बाल सफ़ा पाउडर भी डाला जाता था, इसमें फार्मोलिन भी डाली जाती थी जो लाशों को हनूत करने के काम आती थी। ओए होए। ठीक, ये उस वक्त फूड अथॉरिटी नहीं बनी थी, हमने बनाई और उसके बाद छापे मारे, पकड़े, बड़ा कुछ किया। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। डिटर्जेंट अभी भी कोई ना कोई डाल लेता है, ठीक। तो ये उसमें ये वाली 2 नंबरी होती थी। उसके बाद अब जो है ना, अब और लेवल की 2 नंबरी हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि ईरान से खुश्क दूध आता है, वहाँ पे 3 ग्रेड के खुश्क दूध आते हैं, एक फुल क्रीम मिल्क, एक स्किम्ड मिल्क और एक वे पाउडर। अच्छा, फुल क्रीम मिल्क पाउडर तो आम दूध को खुश्क कर लिया, ठीक। स्किम्ड मिल्क वो है कि जिसमें कम फैट है, डेयरी फैट निकाल ली, कम कर दी, लेवल कम कर दिया और उसको खुश्क कर लिया, वो फुल क्रीम वाले की निस्बत सस्ता है। और फिर वे पाउडर, वे पाउडर क्या है कि आपने कई दफ़ा आपने देखा होगा कि दही आप लेने गए हैं, कूंडे में दही है, उसने यूं हल्का सा टिल्ट किया हुआ है, तो ऊपर सॉलिड दही है, नीचे पानी उसका पड़ा हुआ है। वो जो पानी सा है उसको अगर खुश्क कर लिया जाए तो वो वे है, वे प्रोटीन है। अच्छा, ठीक है। या समझ लें आपके दूध में से सारी क्रीम निकाल ली, बाकी कच्ची लस्सी बची, उसे ड्राई कर लिया जी, तो वो वे पाउडर समझ लिया, ठीक। आसान करके मैं एक तशबीह दे रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, अब वो चूंकि सबसे सस्ता है और अगर उसमें एक्सपायर मिल जाए तो और ज़्यादा सस्ता है। तो वो वाला 2 किलो वो पाउडर और 1 किलो एक मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी और 37 लीटर पानी और उसमें एक केमिकल, ना मैं केमिकल का नाम बता रहा हूँ ना वो मखसूस ब्रांड का बनास्पति घी बता रहा हूँ, नहीं तो लोग बनाना शुरू कर देंगे। तो इसको ड्रम में डाल के मदानी वो मोटर वाली लेके तो उसको बीट करते हैं अच्छी तरह, तो वो 1 मन दूध तैयार हो जाता है। वो उनको 20 से 25 रुपये किलो पड़ता है। उसके बाद वो 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री भी दे देना तो उनको बारे में है। तो हमें कैसे पता लगेगा हाँ ये हो रहा है? अब उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आपके घर में जो दूध आ रहा है आजकल जिस तरह 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, अगर वो रूम टेम्परेचर पे दूध पड़ा हुआ है और वो फट गया, खराब हो गया, फट गया 2 घंटे में, उबालने के बाद? नहीं, उबालने के बाद भी या उबालने से पहले भी। अच्छा, अगर उसको सेका लग गया ना, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गया, तो जैसे ही आप उबालना शुरू करेंगे वो फट जाएगा, ठीक है। या बाहर पड़ा पड़ा भी खराब हो जाएगा, ठीक। अच्छा। तो अगर तो वो फट जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो दूध ठीक है। कितनी वक्त में अगर फट जाता है तो? 2 घंटे, 3 घंटे में, 4 घंटे में फट जाएगा। रूम टेम्परेचर आजकल जिस तरह के मौसम में, ठीक है। पंखा लगाए बगैर ये वैसे रखते हैं? जी जी जी। अब किचन पड़ा हुआ है, किचन वैसे ही तरह हीट होती है, तो अगर वो थोड़ी देर बाहर पड़ा रह गया और उसमें वो दूध फट गया या आपने 2 घंटे बाहर पड़ा रह गया और आपने उसे उबालना भूल गए आप, थोड़ी देर बाद हमारी बहन ने उबालने रखा है तो वो उबालते हैं तो उबालते हुए फट जाता है, तो समझ जाएं कि वो आप खुश नसीब हैं, आपको दूध मिला है, आपको सिंथेटिक दूध नहीं मिला। उसमें पानी की मिलावट हो सकती है लेकिन केमिकल नहीं उसमें डाला, क्योंकि जब केमिकल डालेंगे, हाँ केमिकल डालेंगे तो उसमें बैक्टीरिया मर जाएगा, वो बैक्टीरिया मरेगा तो वो बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होगा तो दूध फटेगा कैसे। ये तो बड़ा आसान नुस्खा है कि 2 घंटे तक आप दूध को रख दें और आपको पता लग जाएगा, पता चल जाएगा। तो हाँ। बुनियादी खुराक में हमारी यही चीजें, ऑयल हो गया, दूध का आपने बता दिया। उसके बाद एक और निशानी है, अगर आपके घर जो दूध आता है उससे दही जम जाता है तो समझिए कि वो दूध था, क्योंकि दही जमाने के लिए बैक्टीरिया चाहिए जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए अच्छा। जी जी। तो वो बैक्टीरिया अगर उसमें था तो दही जमेगा, नहीं तो आप कई किस्म के आप कई पैकेट के दूध लेंगे ना तो उससे दही नहीं जमेगा, उसमें बैक्टीरिया ही नहीं होता। क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी खुराक में लाजमी शामिल कर लेनी चाहिए? ये तो आपने बता दिया कि ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने निकालने से बता दिया कि इसमें एहतियात करें, ये है। मज़ीद भी अगर आपको बताना चाहेंगे ये चीज़ें हैं जिनमें आप एहतियात करें, और फल आपने जिस तरह बता दिया कि ये है गर्मा और खरबूजा, उसमें ये मिलावट हो सकती है, उसको ज़रा देख लें कि ख़राब कहाँ से हो रहा है वो। बाकी किसी फल में एज सच मिलावट बहुत मुश्किल है? नहीं, बाकी नहीं है, ठीक है। इनके साथ हाँ, आमों का सीज़न आ रहा है, आमों के साथ ये है कि इसको वेल्डिंग वाले मसाले से पकाया जाता है। आम का ये है कि आम आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह साउथ में रहे हैं, आपको भी अक्सर बागों में जाने का इत्तेफाक होता है। आम को अगर दरख्त पे पक जाए ना तो उसको गुलहरियाँ नहीं छोड़ती, उसको तोते नहीं छोड़ते, परिंदे उसको ज़ाया कर देते हैं। जी जी। तो ये क्या करता है किसान जो है, फार्मर जो है, ये उसको जिस वक्त उसकी ग्रोथ पूरी हो गई लेकिन अभी उसमें पका नहीं है, नरम नहीं हुआ, तो उस वक्त उसे उतार लेगा, क्योंकि उस वक्त
नीचे गिरेगा भी ना तो नीचे नरम जगह पे वो फटेगा नहीं, ज़ाया नहीं होएगा। अगर बिल्कुल पक के नीचे गिरेगा तो वो ज़ाया भी हो जाएगा। तो ये उसे एक दर्जा पहले थोड़ा सख्त होता है तो उसे उतार लिया जाता है। उसके बाद इसका असल तरीका तो ये है कि इसको कोई भी केमिकल ना लगाया जाए, सिर्फ एक एयर टाइट कमरे में 1-2 दिन रख देंगे ना तो ये अपनी कुदरती हीट से इसके अंदर वो ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं जो इसे पका देंगे। लेकिन उससे जो पकेगा उसका रंग पीला नहीं होएगा, उसका छिलके का रंग ग्रीन होएगा। और हमें ये आदत है कि हम कहते हैं नहीं जब तक पीला नहीं हो तो मीठा ही नहीं होगा जी, अच्छा ही नहीं है जी। और वो पीले के चक्कर में वो उसमें क्या करते हैं कि उसमें वेल्डिंग वाला मसाला लगा देते हैं। वेल्डिंग 2 तरह की होती है, एक तो वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, एक गैस वेल्डिंग है। गैस वेल्डिंग एक ड्रम में होती है। हाँ उसमें आप देखें कि उसमें कैटलिस्ट के तौर पे ना एक नीचे वो एक मसाला पत्थर सा रखते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड है। वो जो कार्बाइड है ना वो पत्थर लेके ये लोग रख लेते हैं, उसकी छोटी टुकड़ी रखेंगे, उसको अखबार में लपेटेंगे और उस पेटी में डाल के अखबार से लपेट के एयर टाइट कर देंगे और बंद करके उसको बड़े शहरों में भेज देंगे। जी जी। उस ट्रैवलिंग के दौरान पेटी में से वो निकलती है, निकलता है बॉक्स, और वो उसमें पाउडर हो चुका होता है, वो पत्थर से पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें से इतनी हीट जनरेट होती है कि वो इसकी रंगत तब्दील कर देती है। आप कई दफ़ा ऐसा आम खाएंगे तो आपको आफ्टर टेस्ट में हल्की सी कड़वाहट महसूस होगी। जी जी, खास तौर पे उसके ऊपर वाले हिस्से में वो अगर मुंह में आए तो बड़ा कड़वा सा। ठीक है, आप ऐसे आम को आप यूं हाथ फेरेंगे ना तो आपके हाथ पे पाउडर भी लगेगा। तो कैसे इसको करें, क्या धोने से? हाँ, उसके लिए धोने से सिरके वाले पानी में धो लें, लेकिन वो मौसर इतना नहीं है, कहते हैं लोग, लेकिन इतना मौसर नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि आपका प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे एतबार करते हैं कि अगर उसामा गाजी साहब उनको कहेंगे ना तो शायद कोई जो बंदा आपकी बात पे अमल कर ले और वो अंदर मसाला रखना बंद कर दे। चलें जनाब, ये आपसे गुजारिश है, मोहसिन भट्टी साहब तो अपने चैनल पर बड़ी दफ़ा कह चुके होंगे, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि ये काम ना करें तो लोगों की जानों से ना खेलें। तो ये तो क्योंकि जो लोग बीमार होकर इस दुनिया से जाएंगे वो तो कत्ल यहाँ शायद ना हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो यही आएगा कि तुम्हारी वजह से ये शख्स मारा गया। तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? अब आम को किस तरह खाया जाए? क्या फिर उसकी वो छिलके समेत, जिस तरह हमने तो बचपन से उसी तरह इस्तेमाल किया, तो फिर सिर्फ गुदा खाएं, छिलके को ना इस्तेमाल करें? छिलका तो छिलके के साथ हम खाते हैं, नहीं खाने की नहीं, लेकिन मुंह में डालते हैं उसको साफ करने के लिए। अंदर सरायत कर चुका होता है। अच्छा, हाँ, फिर कोई हल नहीं है, फिर आम का इस्तेमाल कम करते हैं। आम का इस्तेमाल या फिर ये है कि कोशिश करें कि जिन के हाथ पड़ता है उन्हें कहें कि यार सान पीले ही दे देना और हरे दे देना, बगैर मसाले वाले सान दे दो। ठीक है, आपकी तरफ तो कई आपके चाहने वाले पाकिस्तान से आम भेजते हैं ना जी, तो उनको कहना है कि जिस हमें ये वाले नहीं भेजने आपने जी, सानू पीले और हरे वाले इतने हरे आप लें जी, ठीक है, सब्ज वो होगा उसका रंग, उसको घर में तपिश में 2 दिन रखते हैं, वो खुद ही पीला हो जाएगा। नहीं, ना भी पीला हो, पक जाएगा, बाहर से ग्रीन रहे, अंदर से तो पीला हो जाएगा। हाँ, अंदर से पीला होगा, अंदर मीठा भी हो जाएगा। हाँ, तो पंजाब फूड अथॉरिटी भी छापे मारती है, चेक भी करती है, लेकिन ये फिर भी दाव लगा लेते हैं। ये केले के साथ भी करते हैं। अच्छा, केले के साथ भी काम होता है, उसके भी असरात अंदर आ जाते हैं। उसके भी असरात, फिर इंसान क्या फलों के साथ ये जो कार्बाइड है ना ये डालते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि आज हमारे आम की हम इतनी बड़ी मार्केट अभी तक उस तरह एक्सपोर्ट नहीं हम कर सके, क्योंकि बाहर ये चीज़ें चेक करते होंगे। चेक करते हैं वहाँ पे जो आम एक्सपोर्ट करते हैं, आप कभी उनको देखें एक्सपोर्ट क्वालिटी वालों को, वो तो इसको मजाल है, वो इसको नज़दीक लाने, हमें इसी तरह खिलाए जा रहे हैं। हर जगह पर, हर गली में आपको मिल जाएगा शरबत, हर तरह का शरबत बना रहे हैं और कर रहे हैं। ये कितना ठीक है सेहत के लिए? ज़्यादातर तो मैंने जिनको चेक किया है ना, वो तो सिर्फ नाम का वो शरबत है। आपको रेडी वगैरह पर जगह जगह पे इमली आलू बुखारे का शरबत मिलेगा। जी जी, फालसे का भी है, हर तरह का। ठीक, अब उसमें उन्होंने दिखाने के लिए तो सामने को थोड़ा बहुत रखा हुआ है, लेकिन बाकी तो वो मसनूई फ्लेवर से काम चला रहे हैं। वो सिर्फ इससे कर रहे हैं, ये जो रंग है मसनूई और स्क्रीन है, ये चीज़ें हैं। ठीक इसी तरह रॉ, अब गन्ने का रस इतनी कीमती चीज़ है, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन आपको 95% जगहों पे आपको साफ अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा जी। लेकिन आप खुश नसीब हैं, आपके घर के अपोजिट साइड पे जहाँ पे ये अलफता है, उसके साथ आपको एक ऐसा स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पे आपको ब्रांडेड बर्फ़ वाला मिलेगा और एयर कंडीशन केबन है उसके अंदर वो मिलेगा, और
आप बड़ा ही साफ़ सुथरा वो गन्ना बाकायदा धुला हुआ होगा। तो मैंने तो बल्कि इस पर वीलॉग किया, कहा कि लोग इसको कॉपी करें तो ये हमें अब उसके 100 रुपया कीमत बढ़ा दें यार, लेकिन हमें अच्छी चीज़ तो देते हैं। चाहे कम पीने लें तो सही। ये जो शरबत का फिर यही हाल है कि आप खुद फल लेकर आएं और खुद घर में निकालें। मैं तो इन पे किसी पे भी मेरी तसल्ली नहीं होती है, बल्कि मैंने तो बाज़ारी भी देखे हैं। उन बाज़ारी में भी एक बड़ा मशहूर ब्रांड का लाल शरबत है, वो जो पाकिस्तान में वो शरबत देते हैं उसके ऊपर फलों की तस्वीरें होती हैं। जी जी। जो एक्सपोर्ट करते हैं ना उस पर फलों की तस्वीरें नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? वो वहाँ पकड़ लेंगे कि अंदर फल पाए नहीं तो तस्वीर क्यों लाई? ठीक है, यहाँ पर एक काम हो रहा है जी। वहाँ पे जो भेजेंगे ना उसके ऊपर लिखेंगे कि हमने ये जो छोटी वाली बॉटल है इसमें 600 ग्राम चीनी भी डाली है, या नहीं लिखेंगे जी। इस पर काम हो रहा है पाकिस्तान में? काम हो रहा है। अच्छा, चलिए, आप लोगों की एफ़र्ट है, आपकी एफ़र्ट है। ये बताइएगा कि जिस तरह शरबत की भी हमने बात कर ली, दूध का आपने बताया, तो ख़ुद आप क्या करते हैं? बाहर जाते ही नहीं है खाना? मैं जाता हूँ। अच्छा, मुझे अच्छी जगहों का भी तो पता है ना। अच्छा, वो आप जज कर लेते हैं कि ये जगह अच्छी है? देखिए, मैंने तो इन सारों को चेक किया हुआ ना, और मुझे पता है कि कौन से आदि मुजरम है, इसने ठीक होना ही नहीं, और कौन से जो है ना कि ये जो है ना आप ठीक हो गए हुए हैं, और कौन से जो हैं कि ये अपना बहुत ज़्यादा इस मामले में मोहतात है, ये जुनूनी है सफाई के मामले में। तो इससे मैं जाता हूँ, मुझे उन जगहों का पता है, और अल्लाह के फजल से मैं अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, सबको लेके भी जाता हूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव है, और वो काफ़ी हद तक बेहतरी भी आ गई है। अब वो पहले वाले हालात नहीं रहे हैं। शुक्र है, हाँ, शुक्र है। इसको मुसलसल जो है वो एक अमल है कि इसको मुसलसल देखते रहना। ये तो खैर और शर की जंग है जो जारी रहेगी, लेकिन ये पंजाब में ये सूरत हाल है, पंजाब में बेहतरी है। अभी बाकी सूबों की फूड अथॉरिटी तो उस तरह एक्टिव नहीं है। ठीक, गोश्त के बारे में बताएं कि ख़ास तौर पर कुर्बानी पे हम देखते हैं कि लोग ज़िबा करके वो गोश्त रख लेते हैं और फिर पता नहीं कितने हफ्ते तक इस्तेमाल करते रहते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं। इसी तरह कसाई से भी लेकर उसको भी पूरा जनाब काफ़ी अरसे के लिए फ्रिज में रख दिया। कब तक गोश्त को फ्रीज़ कर सकते हैं आप? देखें, जो कुर्बानी का गोश्त है इसमें खून की मिकदार ज़्यादा होती है। वजह यह है कि हमने ज़्यादातर लोगों को कसाब उस दिन दस्तयाब नहीं होते। मौसमी कसाब, अनाड़ी कसाब हमें मिल जाते हैं। ये वो कसाब होते हैं जो हो सकता है किसी दफ्तर के बाहर गार्ड हो, कहीं किसी जगह मजदूरी करता हो, कोई रंगसाज हो, कोई प्लम्बर हो, तो उस दिन उसकी छुट्टियाँ कहता है चलो दिहाड़ी ला लीजिए। तो ये वो कसाब हैं जो अनाड़ी हैं। ये क्या करेंगे, ये जब ज़बा करेंगे ना तो उसके साथ जहाँ पे शहरक काटेंगे तो उसके साथ एक नाली होती है जो दिमाग को जिस्म के साथ कनेक्ट करती है, ये उसको भी काट देते हैं। ये जब वो कट जाएगी तो दिमाग से पैगाम रसानी जिस्म को नहीं हो सकती है। अदरवाइज दिमाग जिस्म को पैगाम देता है कि फटाफट तड़पो, और वो तड़पता है, फड़कता है, और खून तेज़ी से बाहर ड्रेन होता है। तो अगर वो कट जाए तो राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता मुनक़ता होगा तो वो फ़ौरन बकरा ठंडा हो जाएगा, तड़पना रुक जाएगा, और उसमें से खून नहीं निकलेगा। अब वो इस समय खून अंदर मौजूद है। वो जो कुर्बानी का गोश्त है इसको तो आप जल्द से जल्द कंज्यूम करें। अच्छा। और जब तक आपने फ्रीज़र में रखना है, एक तो जब आपने फ्रीज़र में रखना है तो इसको हमेशा फ्रीज़र के निचले खाने में रखना है, फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में नहीं रखना। ऊपर वाले खाने में रखेंगे तो अगर उसमें बिजली लंबी चली गई है, फ्रीज़र का दरवाज़ा बार बार खुला है, आपने कोई गर्म चीज़ रख दी है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, गोश्त नरम पड़ेगा, उसमें से खून टपकेगा, नीचे कोई डेजर्ट है, कोई आइसक्रीम है, कोई बर्फ़ का प्याला है, उसको आलूदा करेगा, कंटामिनेट करेगा। और आपने देखना है कि ईद के बाद बहुत से लोग पेट के अमराज का शिकार होकर जाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है। और फिर आपने इसके जो पैकेट बनाने हैं ये आपने अपने घर की ज़रूरत के मुताबिक बनाने हैं। फ़र्ज़ किया आपके घर में एक वक्त में आधा किलो गोश्त बनता है या 1 पाव गोश्त बनता है, तो आपने 1 पाव या आधा किलो के पोर्शन बना के फ्रीज़र में रखने हैं, ताकि जब आपने निकालना है तो वो एक पैकेट निकाल के डीफ्रॉस्ट करना है। ये नहीं कि आपने बड़ा पैकेट रखा हुआ है सारे को डीफ्रॉस्ट करें, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा निकाल के बाकी को फिर रख दें। जब आपने डीफ्रॉस्ट कर लिया तो दोबारा फ्रीज नहीं करना उसको, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक, कितना अरसा इसको फ्रीज रख सकते हैं? जब तक उसमें गोश्त जो है वो पत्थर की तरह सख्त है ना पैकेट, तब तक ये चल जाएगा। लेकिन ये है कि उसका वो टेक्सचर वैसा नहीं रहेगा, उसका वो जूसी वैसा नहीं रहेगा, उसमें ग़िज़ाइयत और अफादियत वैसी नहीं रहेगी जैसी फ्रेश की थी। ठीक है।
मोहसिन भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इसको जारी रखें, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बहुत सी आपने इन्फॉर्मेशन दी, इंशाल्लाह आगे भी इस सिलसिले को हम ज़रूर जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये तमाम बातें आपने ज़हन में रखनी है मोहसिन भट्टी साहब की, और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इनकी बातों को ध्यान से सुनना है, नोट करना है और बार बार देखते रहें। इंसान भूल जाता है, तो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जाएँ, बड़ा आसान है यूट्यूब पर। आप जो चीज़ कर रहे हैं, दूध का है, किसी भी चीज़ का है, या हर तरह के ऑयल का भी आपको बता रहे हैं, हर चीज़ का बता रहे हैं, तो आप वो जाएँ, जो भी चीज़ को आपको रिक्वायर्ड है कि इसके बारे में कहाँ है, तो वो वीडियोज़ इनकी मौजूद हैं और आप इनको फीडबैक भी दे सकते हैं कि इस पर काम करें, इस पर काम करें। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।